नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार आजकल और मैं हूं अंजलि और मैं हूं अक्षय। स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के अंक की और डालते हैं एक नजर आज के अखबारों की सुर्खियों पर। आज के अखबारों में एक हेडलाइन जो हर अखबार के फ्रंट पेज पर है वो है राष्ट्रपति पद की दावेदारी को लेकर। राष्ट्रपति पद के कई दावेदार हैं, कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं हो पाया है। तो आइए देखते हैं क्या कहती हैं आज के अखबारों की हेडलाइंस इस खबर को लेकर। सबसे पहले अगर नजर डालें अमर उजाला की हेडलाइन पर, तो अमर उजाला ने लिखा है, सीधी जंग में उतरी ममता और सोनिया, टूट के कगार पर यूपीए, दादा और कलाम में कांटे की टक्कर संभव। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, प्रणब बनाम कलाम पर तनातनी आम, मुलायम से मिल ममता बोली हमारी पसंद कलाम, कांग्रेस भी अड़ी खारिज किए दोनों के दिए नाम। दैनिक जागरण ने लिखा है, महामहिम पर छिड़ा महासंग्राम, कांग्रेस प्रणब मुखर्जी पर अड़ी तो ममता बनर्जी कलाम पर अड़े। ये तो थी हिंदी के अखबारों की हेडलाइन। अक्षय, आज के अंग्रेजी के अखबार क्या कहते हैं इस हेडलाइन को लेकर? All the English newspapers are also flooded with the news about presidential race. I'd like to start with the Indian Express, where the Indian Express headline states, Congress stands up, sort of. And this is very important. It says it stands up, but sort of. So still no clear unanimity on who is going to be even the Congress candidate. The Indian Express writes, cracks in the ruling United Progressive Alliance widened today, putting a question mark on the durability of the government at the centre as the Congress snubbed its allies Samajwadi Party and Trinamool Congress, rejecting their three-member panel of presidential candidates and maintaining that Prime Minister Manmohan Singh, whose name they had floated, would remain Prime Minister until 2040, which leaves us with Pranab Mukherjee and Hamid Ansari, which were the reports that were coming off from the Congress sources throughout all the media channels. The Hindu has also picked upon this news very highly, and it is written, after Mamta's googly, Congress in damage control mode. It writes, Manmohan is our Prime Minister, says party. At the end of a day consumed by Congress spokespersons trying to control the damage caused, West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee's audacious suggestions for the presidency, the party managers negotiating behind the scenes, and its leader Sonia Gandhi conferring with colleagues, friends and allies, members of the Congress core group went into a huddle, which again says that Union of Finance, Mr. Pranab Mukherjee, would be the probable candidate of Congress. सो बेसिकली अंजलि क्या हो रहा है अभी ये है कि अब जो प्रेसिडेंशियल रेस है अपने सेकेंड लास्ट लैप में पहुंच गई है। अभी भी लास्ट लैप में नहीं है, सेकेंड लास्ट लैप में, जहां पे कुछ हद तक जो रेस है वो सामने आना शुरू हो जाती है कि आखिर जीतेगा कौन। बट अभी भी कंटेंडर फाइनली कौन होगा, कौन उस फाइनल रेस की जो वो रिबन है उसको टच करके प्रेसिडेंट का रेस जीतेगा, वो अभी भी सामने नहीं आ रहा है। रेस जीतेगा कौन ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले कौन सा नाम रखा जाएगा यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से सामने, ये देखने वाली सबसे मुख्य बात होगी। क्योंकि यूपीए के अपने घटक दलों द्वारा जिस तरह से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी कुछ और कहती हैं, मुलायम सिंह यादव कुछ और कहते हैं और सोनिया गांधी की पसंद कोई और। यहाँ पे भी मैं आपको टोकना चाहूंगा, आपने कहा यूपीए में अभी नाम नहीं आया है, मैं कहता हूँ कांग्रेस का भी अभी नाम सामने नहीं आया है। बिल्कुल। अभी कांग्रेस में भी तनातनी चल रही है कि नाम कौन सा होगा जिस पर मोहर लगाई जाएगी सोनिया गांधी द्वारा। सो पहले कांग्रेस का नाम सामने आए, फिर यूपीए का नाम सामने आए, फिर फाइनली एक कंसेंसस बने, तब जाके ही हम कुछ कह सकते हैं कि आखिर हमारा अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तो राष्ट्रपति के पद के नाम को लेकर गवर्नमेंट में जो ऊहापोह है, उसके चलते विपक्ष की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है श्री लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से, उन्होंने कहा है, मैंने इससे पहले कभी किसी सरकार को राष्ट्रपति पद के चुनाव को इतने अव्यवस्थित ढंग से निपटाते हुए नहीं देखा। इस चुनाव को लेकर सरकार की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। तो अक्षय, जो कहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, सहमत है आप इससे? जी बिल्कुल सहमत हूं मैं, और साथ में इसी बात को हमें एक और चीज से जोड़ना होगा कि क्या ये सरकार 2014 तक टिक पाएगी। बिल्कुल। जिस तरह से यूपीए के घटक दलों के अंदर ही इतनी तनातनी बच चुकी है, ममता बनर्जी अपना एक नया नाम लेके सामने आई है, मुलायम सिंह भी जो है वो यूपीए के साथ नहीं दिख रहे हैं। उस हिसाब से हमें इस प्रेसिडेंशियल रेस को वी हैव टू आल्सो रिलेट दिस विद द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज द ओन यूपीए एलाइज आर नॉट कन्फरिंग विद व्हाट कांग्रेस वांट देम टू डू। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेन में ओपन अप हो सकता है प्रेसिडेंशियल रेस के बाद ये गवर्नमेंट ही ना टिके। बिल्कुल। ममता बनर्जी ने तो पूरी तरह से साफ कर दिया है
कि वो किसी से नहीं डरती। किसी इनफैक्ट कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर यूपीए चाहती है हमें बाहर निकालना तो वो साफ कर दे, हम बाहर हट जाएंगे। In fact, now not only UPA but also NDA has come into groove on the issue of presidential race. Yesterday, Mr. Advani met the Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalitha on the presidential question. The Indian Express has written, Advani goes to Jaya, discusses all names. A day after UPA-led partner Congress was outflanked by ally Trinamool Congress on the upcoming presidential election, opposition BJP and AIDMK have decided to coordinate their efforts over the matter. With former PA Sangma now being a marginal player, the Saffron Party can now count on AIDMK to support its candidate if the ruling alliance fails to come up with a nominee acceptable across the political divide. Also, to an extension to this news, Indian Express has written, with focus on Kalam, NDA meets today. So somewhere down the line, it's also becoming clearer that maybe NDA will pitch in for the former president, Mr. APJ Abdul Kalam, to be the next president. And he's one personality who has had huge public support during his presidential tenure also. अभी तक के जो भी आकलन लगाएं पूरी सिचुएशन का, तो कह सकते हैं कि प्रणब मुखर्जी और अब्दुल कलाम जो हैं, दो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए। तो एक तरफ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम पर कवायद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था की साख और गिरती जा रही है। महंगाई ने फिर से मुंह फाड़ लिया है। अमर उजाला के फ्रंट पेज पर यह खबर है, महंगाई ने मुंह फाड़ा, सस्ते कर्ज की आस धूमिल। मई में महंगाई दर 7.55% रही, जबकि अप्रैल में ये 7.23% पर थी। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था की साख लगातार गिरती जा रही है। In fact, the Hindu has also reported on this unfortunate news. It has written, surge in food prices pushes up inflation. A continuing surge in food prices pushed headline inflation to 7.55% in May from 7.23% in April, rendering it slightly trickier for the Reserve Bank of India to decide on whether to initiate monetary steps to spur flagging growth or hold the policy rates for now to contain the price spiral. So basically, Anjali, on the one hand, as you yourself said, the presidential race is being very highly discussed in the entire political class. But unfortunately, the inflation has been continuously going up. And if we link this to the performance of government on economy, I think the government has utterly failed. Now we should not mince our words. The government has certainly failed on all fronts. Growth is not there, we don't have employment, and inflation is rock high. So what's happening? बिल्कुल, सरकार पूरी तरह से विफल रही है महंगाई पर काबू पाने पर। भले ही एसएनपी की रिपोर्ट को वो खारिज कर देते हैं, सामने एक रिपोर्ट है लेकिन उसको सिरे से नकार देते हैं कि ये सच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, जो आंकड़े हमें बता रहे हैं, साफ नजर आता है कि महंगाई पर सरकार अभी तक काबू पा नहीं सकी है और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। और अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंशियल रेस की न्यूज और इन्फ्लेशन की न्यूज में एक जो कॉमन फैक्टर बनता है वो प्रणब मुखर्जी का है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं अभी भी प्रणब मुखर्जी, और वहीं राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थी आज के अखबारों की मुख्य खबरें। अब आइए डालते हैं एक नजर देश की राजधानी दिल्ली की एक खबर पर। दिल्ली में बिजली और पानी की जो किल्लत है उसी को लेकर ये खबर है दैनिक जागरण के पेज नंबर 2 पर। परेशानी दिल्ली की, जिम्मेदार पड़ोसी। बिजली पानी संकट के लिए शीला सरकार पड़ोसी राज्यों पर मढ़ देती है दोष। दिल्ली में पानी के लिए त्राही त्राही मची है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा से कच्चा पानी न मिलने के कारण ये दिक्कत हो रही है। एक बार फिर से हरियाणा वजीराबाद जलाशय का जल स्तर बरकरार नहीं रख रहा है। जलाशय का स्तर 674.5 फुट होना चाहिए, लेकिन गुरुवार को ये जल स्तर 672 फुट के आसपास पहुंच गया है। इससे लगभग 27 मिलियन गैलन पानी का कम उत्पादन हो रहा है। तो हरियाणा से कच्चा पानी न मिल पाने के कारण पेयजल की दिक्कत हो रही है, ये शीला सरकार का कहना है। उन्होंने पूरा आरोप जो है वो मढ़ दिया है अपने पड़ोसी राज्य पर। सरकार खुद क्यों कुछ नहीं कर रही है? अंजलि, ये आपने ऐसा सवाल मुझसे पूछा जिसका जवाब ही नहीं है, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित स्वयं दे सकती है। परंतु जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट पीपल फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, अब तो हफ्ते बीत गए हैं, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं एक जिंदगी को विदाउट वाटर? यू कैन नॉट इमेजिन इट। और इतनी अनफॉर्चुनेट और इतनी ग्रेव कंडीशन है अगर आप देखें दिल्ली में कि अशोका रोड में आज भारी तादाद में, इतने आक्रोश के साथ भारी तादाद में एक बहुत बड़ा समूह दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आया था और
बहुत भारी प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द सेम इशू, बट उसके बावजूद शीला दीक्षित कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे आपने अभी स्टोरी उठाई कि वो पड़ोसी पर जिम्मेदारी थोप रही है, तो ये कैसी बात हुई? अक्षय, जैसे आपने बताया कि अशोका रोड पे आज लोग आंदोलन कर रहे हैं पानी की किल्लत के चलते, इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी ये तय करा है कि जैसे उन्होंने बिजली की कमी को लेकर आंदोलन किया था, अब वो पानी की कमी को लेकर भी आंदोलन करेंगे। अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा ने भी इस न्यूज को छापा है। अमर उजाला ने लिखा है, अब पानी के लिए आंदोलन करेगी भाजपा। पूर्व मंत्री विजय गोयल आज करेंगे मुख्यमंत्री का घेराव। और राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। उन्होंने लिखा है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे विजय गोयल। राजधानी में पानी की किल्लत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी नेता विजय गोयल का कहना है कि पानी की किल्लत के लिए सरकार दोषी है, इसलिए उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। हर साल पानी की 10% दरें बढ़ाए जाने के निर्णय पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। जी हाँ, जैसे अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में भी आया था किस तरह से मुंबई और दिल्ली के पानी के जो दाम है 9 गुना ज्यादा दाम लिए जाते हैं दिल्ली में, उसके बावजूद पानी की ये किल्लत है। तो इसको लेकर लोगों में जो आक्रोश है, अब वो सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं विजय गोयल, उन्होंने भी ये मुहिम छेड़ दी है पानी की किल्लत को लेकर। क्योंकि अंजलि, पानी, इलेक्ट्रिसिटी बेसिक अम्यूनिटीज में आती है। बिल्कुल। If the state cannot provide you with the basic amenities, that means the state loses the authority to continue. और पूरी तरह से ये उस प्रदेश सरकार की विफलता है अपने प्रदेश को चलाने में। और ये दिल्ली जैसा शहर है जिसमें आप इतनी हाईटेक बातें करते हैं और बेसिक अम्यूनिटीज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। Actually, coming to another news related to Delhi, which is related to Delhi University, the form submission to close on Monday. DU braces for rush. So basically, this news is for all of those who have still not filled their forms. Go immediately fill your forms, because June 18, which is the Monday, is the last date for form submission, and the Indian Express has picked up on this news. It writes, anticipating last minute rush on June 18, the last day for applying to Delhi University's undergraduate courses, the university has asked students not to wait till the last day to submit their forms. Candidates should not wait till Monday to submit forms and brave the last minute rush. Online as well as offline submission of forms will close on Monday, and there is no question of an extension in dates. So all of you who have not filled your forms, hurry up, go to Delhi University North Campus or South Campus, get your forms, fill your forms, and hope that you get in a good cut-off marks so that you can make it to one of the most prestigious universities of India. आज के अखबारों में स्पोर्ट्स पेज पर जो एक न्यूज हर जगह है वो है साइना नेहवाल और पी कश्यप को लेकर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो चल रहा है उसमें साइना नेहवाल और पी कश्यप क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। पी कश्यप के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने टॉप सीडेड चीनी खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। Anjali, a very interesting write-up has been written in the Indian Express in the sports column. The Indian Express writes, Kashyap cuts long story short. Now the reason why they have written this kind of a headline is because the man who P. Kashyap has beaten, his name is Chen Long. So that's why the headlines. So they have written, Chen Jian's withdrawal from the Indian Super Series had ensured P. Kashyap leapfrogged over compatriot Ajay Jairam to make the cut for the Olympics. And with little over a month to go for the games, a win over another high-ranking Chinese, world number 3, Chen Long, has fortified the Indians' hope of doing well at London. So basically the Indian Express is seeing this news in relation to the Olympics. So they're saying now we see a good contingent from the badminton side which can win medals for us. Let's hope that comes true. A kind of a hidden news, but the news which we found on the web edition of the Deccan Chronicle, a rather shameful news which is cornering Mr. Abhishek Manu Singhvi again in another sex scandal controversy, that Kochi Magistrate Court has ordered the police to probe Mr. Abhishek Manu Singhvi's role in sex scandal. And it writes, the Paravur First Class Magistrate Court in Kochi has directed the police to probe allegations that Congress MP Mr. Abhishek Manu Singhvi was involved in the sensational Varapuza sex scandal case, in which a 16-year-old girl was sold by her parents for rupees 1 lakh last year in the case. A very, very shameful news indeed. बिल्कुल। तो ये जो वरापुजा सेक्स स्कैंडल केस है, पिछले साल एक 16 साल की लड़की को उसके पेरेंट्स ने ही 1 लाख रुपए में बेच दिया था, और कोची की जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी का रोल इसमें सामने आया है, तो उनको लेकर अब ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि उनका इसमें
क्या रोल रहा है इस सेक्स स्कैंडल में? हालांकि 2 सेक्स स्कैंडल में उनका नाम आया है जी। हालांकि हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी प्रूव नहीं हुए हैं चार्जेस, बिल्कुल। बट 2 केसेस में आपका नाम आना यही एक बहुत शॉकिंग न्यूज हो सकती है। आप राज्यसभा में MP हैं, सांसद हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं। जी। उसके बावजूद आपके नाम 2 सेक्स स्कैंडल्स में आए, जरूर मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी के एथिक्स पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। जैसा सेक्स स्कैंडल CD वाला जो केस था, उसके बाद उन्हें कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के पद से इस्तीफा देना पड़ा, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद अब उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है एक और सेक्स स्कैंडल केस में। तो जैसा आपने अक्षय कहा कि एक MP हैं, तो एथिक्स पर सवाल जरूर खड़े करता है उनके। बाकी क्या सामने आता है अभी तक किसी में, and especially Anjali, here the case is involving a minor. जी। Even if you have a consensual physical relationship with a person with a child who is not yet above the age of 18, it is considered to be a rape, and so really very shameful news. और देखने वाली बात है कि अखबारों ने इस न्यूज को छोड़ दिया है। हमें किसी अखबार में ये न्यूज अभी तक देखने को नहीं मिली है। डेक्कन क्रॉनिकल के वेब पेज पर हमें ये न्यूज मिली है। बिल्कुल अंजलि। तो अभिषेक मनु सिंघवी लगातार और विवादों में घिरते जा रहे हैं। आगे क्या उनका भविष्य होता है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। और इसके बाद अक्षय, आज की आखिरी न्यूज जो अखबारों में नहीं है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, अखबारों से भले ही छूट गई हो, हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि देश में अनाज की सड़ने की जो समस्या है, पिछले कई दिनों से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अखबारों में भी ये समस्या सामने आ रही है। ये एक रिपोर्ट सामने लेकर आए हैं। डॉक्टर सोमैया ने बताया है कि 4 करोड़ kg वीट इन ओपन एट FCI कोटा गेटिंग रॉटन क्रिमिनल वेस्ट ऑफ फूड ग्रेन। तो किस तरह से अनाज जो है देश में सड़ रहा है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, लेकिन अनाज के भंडारण की व्यवस्था में सरकार किस तरह से विफल रही है, साफ तौर पर इस डॉक्यूमेंट से सामने आता। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा उनकी टीम ने एक कंप्लेन लॉन्च करी है पुलिस में, सरकार ने ये जो अनदेखी करी है सड़ते हुए अनाज की। जी अंजलि, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर आप ऐसे देश में जहाँ पे आपने खुद का 2 वक्त की रोटी जहाँ नहीं मिलती है, वहां पे आप 4 लाख टन कैसे इतना सारा अनाज आप जाया कर सकते हैं? एक सवालिया निशान खड़ा होता है गवर्नेंस पे, बिल्कुल, सरकार की। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें अखबारों के पन्नों से, और कुछ ऐसी खबरें जो शायद अखबारों से छूट गई हो तो हमने आप तक पहुंचाई हैं। आज के हमारे अंक में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।